डिस्क्लेमर, ये कहानी काल्पनिक है। ये कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पात्र घटित और नाम सभी काल्पनिक हैं। ये कहानी किसी को भावना, परंपरा, नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। एपिसोड 71, कुंद्रा इंडस्ट्रीज में गद्दार। कहानी अब तक। उस स्टाफ मेंबर की जान तो हलक में आ गई थी, तभी ऋषभ ने उससे अपनी नजर हटा विवान को देख अपना हाथ बढ़ा दिया। विवान को समझ से गया कि ऋषभ क्या मांग रहा है। उसने तुरंत हाथ में ली फाइल उसे थमा दी। आए ऋषभ ने वो फाइल ली और आपके सामने फेंक बोला, ओपन दिस। जिस स्टाफ में बोला था वो आगे बढ़ फाइल उठाई और उसे ओपन किया। ओपन करते ही उसके आंखें फटी की फटी रह गई। आए अब आगे उसकी हालत अब तक सिर्फ खराब थी, बट फाइल को देखने के बाद उसे ऋषभ यमराज का दूसरा रूप लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसका क्या होगा। उसको इतना डरा देखकर बाकी सीनियर स्टाफ को समझ नहीं आ रहा था कि फाइल में ऐसा क्या है जो वो इतना डर रहा है। आए बड़ी ही हिम्मत करके एक और स्टाफ आगे आया और उसके हाथ से फाइल लेकर पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद उसकी हालत पहले वाले से भी ज्यादा खराब थी। वो तो डर के मारे कांप रहा था। आए उन दोनों को इतना डरा देख बाकी स्टाफ को समझ आ गया था कि फाइल में कुछ तो खतरनाक लिखा है, जिसे देखकर दोनों की हालत ऐसी हो गई। बाकियों ने डिसीजन लिया कि वो लोग फाइल को नहीं पढ़ेंगे। आए इसलिए वो सब के सब वही अपनी जगह पर खड़े रहे। ऋषभ सबको एक जगह खड़ा देख अपनी डरावनी आवाज में बोला, तुम लोग फाइल नहीं पढ़ोगे क्या? आए ऋषभ की आवाज सुन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वही खड़े रहे। सब के सब दौड़कर उन दोनों के पास गए और उनके हाथ से फाइल छीन पढ़ने लगे। जिसे जिसे सबने फाइल पढ़ी सबकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। सब के सब खड़े ही कांप रहे थे। आए सबको इतना डरा सहमा देख विवान को भी कुछ अजीब लग रहा था। वो भी स्टाफ के पास गया और फाइल लेकर पढ़ने लगा और जैसे जैसे वो एक एक पन्ने पढ़ रहा था, आए उसकी आंखें बाहर आने को थी। सब पढ़ने के बाद उसने सभी स्टाफ को गुस्से से देखते हुए चिल्लाकर बोला, तुम लोगों की इतनी हिम्मत की आरके से गद्दारी? तुम लोगों को शायद पता नहीं आरके गद्दारों के साथ क्या करता है। वो आगे कुछ और बोलने वाला था, तभी पीछे से ऋषभ बोला, विवान। ऋषभ अपनी जगह से उठा और अपने टेबल पर बेट पेपर वेट घुमाते हुए बोला, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? पसंद आया? आए सबने पहले ना फिर हाँ में सिर हिलाने लगे। उनकी हरकत से ऋषभ बहुत जोर जोर से हंसने लगा और अचानक से वो रुका और पेपर वेट एक स्टाफ के ऊपर फेंक कर मारा। आए पेपर वेट सीधा जाके स्टाफ मेंबर के सिर पे लगा और वो उसके सिर से खून निकालने लगा, पर फिर भी उस मेंबर के मुंह से एक बार आह तक नहीं निकली, क्योंकि उनकी गलती के आगे ये सजा बहुत छोटी है। आए ऋषभ बहुत गुस्से में था। गुस्से की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी। ऋषभ सभी स्टाफ को देख चिल्लाते हुए बोला, मैंने तुम लोगों पे भरोसा किया और तुम लोगों ने क्या किया? मुझे ये धोखा दे रहे थे। मैंने आप लोगों को इतना ही बड़ा ब्रांच संभालने को दे रखा था, पर आप लोगों ने तो इसे अपनी घर की कंपनी समझकर इसमें घपले कर रहे थे। तुम सबको क्या लगा मुझे नहीं पता लगेगा? आए तुम कैसे भूल गए? तुम इस बस ब्रांच को सहलते हो और मैं पूरी कंपनी को। तो तुम मुझे कब तक अपनी करतूत को छुपा पाते? देखो, तुमने जो गलती की है उसकी सजा तो तुम लोगों को बराबर मिलेगी। आए सब ऋषभ के मुंह से सजा की बात सुन दौड़कर ऋषभ के पैरों में गिर गए और रोते हुए बोले, बॉस प्लीज हमें एक बार माफ कर दो। हम सब पैसे के लालच में बहक गए थे। बॉस एक बार माफ कर दो। आए सबकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, पर ऋषभ को किसी पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा गद्दारों से नफरत थी। आए ऋषभ उन सबके रोने से इरिटेट हो रहा था। वो अपने पैरों को छुड़ाते हुए बोला, देखो मैं तुम लोगों को एक कंडीशन पर माफ करने को तैयार हूँ। सबको ऋषभ की बात सुन एक आशा की किरण दिखाई दे रही थी। सबने बोला, बॉस हमें आपकी सारी कंडीशन मंजूर है। आए ऋषभ की बात सुन विवान बोला, ऋषभ क्या बोल रहा है तू? इनको इनकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। ऋषभ उसे रुकने का इशारा करते हुए बोला, अरे पहले कंडीशन तो सुन लो। आए सब के सब चुपचाप बस ऋषभ को बड़ी आस भरी नजरों से देखने लगे। ऋषभ सबको देख दोनों हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में डालते हुए बोला, देखो कंडीशन ये है, अगर तुम लोगों ने जितने भी पैसे का घपला किया है वो वापस से कंपनी को लौटा दे तो मैं तुम लोगों को माफ करने को सोच सकता हूँ। आए सब ऋषभ की कंडीशन सुन बोले, बॉस पर हम इतने करोड़ों रुपये कहाँ से लाएंगे? हमारे पास अब तो बस कुछ रुपये ही बचे हैं। आए ऋषभ एक डेविल स्माइल के साथ बोला, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम लोग पैसे वापस कर पाए तो तुम्हारी जान बच जाएगी, वरना तुम सब जानते ही हो आगे क्या होगा। मुझे बताना की जरूरत नहीं है। आए सबने डर की वजह से बोला, बॉस हम कहीं से भी पैसों का इंतजाम कर लगे, पर बस आप हमें छोड़ दो। ऋषभ ने हाँ में सिर हिलाया, इन बाहर जाने का इशारा किया। सब इशारा पाते ही गिरते पड़ते बाहर भागे। आए सबके बाहर जाने के बाद विवान ऋषभ के पास आया और बोला, ऋषु तो उन्हें छोड़ क्यों रहा है, जबकि तुझे तो गद्दारों से सख्त नफरत है?
ऋषभ विवान की तरफ देख एक एविल स्माइल के साथ बोला, अरे मेरे भाई तू अभी तक नहीं समझा, मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला, मैं बस अपने पैसे निकलवा रहा हूँ। एक बार पैसे हाथ में आ जाए फिर इनका भी वही असर होगा जो बाकी गद्दारों का होता है। आए विवान को अब समझ आया कि ऋषभ करना क्या चाहता है। आए एपिसोड 72 ब्लैक द डेविल की एंट्री। कहानी अब तक। सबके बाहर जाने के बाद विवान ऋषभ के पास आया और बोला, ऋषु तू उन्हें छोड़ क्यों रहा है जबकि तुझे तो गद्दारों से सख्त नफरत है। आए ऋषभ विवान की तरफ देख एक एविल स्माइल के साथ बोला, अरे मेरे भाई तू अभी तक नहीं समझा, मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला, मैं बस अपने पैसे निकलवा रहा हूँ। एक बार पैसे हाथ में आ जाए फिर इनका भी वही असर होगा जो बाकी गद्दारों का होता है। आए विवान को अब समझ आया कि ऋषभ करना क्या चाहता है। आए अब आगे विवान ऋषभ से बोला, तेरा प्लान तो अच्छा, पैसे भी आ जाएंगे और उनको उनके किए की सजा भी मिल जाएगी। आए ऋषभ ने एक डेविल स्माइल के साथ हाँ में सिर हिलाया। फिर ऋषभ वापस से अपनी चेयर पे बैठ काम करने लगा और विवान को अपना अधूरा काम पूरा करने को बोला। वही अधूरा काम मल्होत्रास को खत्म करना। विवान भी ऋषभ की बात सुन बाहर चला गया ताकि अपना गलती को सुधार सके। आए शाम का वक्त अवनी अपने कमरे में बैठ लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर बहुत तेजी से चल रही थी। वो इस वक्त इतना बहुत ज्यादा फोकस लग रही थी। आए तभी उसकी स्क्रीन पे बहुत सारा डाटा दिखाने लगा। अवनी टाइपिंग छोड़ स्क्रीन को पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उसके भाव बदल रहे थे। तभी रूम का गेट खुला। अवनी ने डोर पे देखा तो वहां से ऋषभ अंदर आ रहा था। अवनी ने फट से अपना लैपटॉप बंद कर ऋषभ से बोला, आ गए आप, आज इतनी जल्दी कैसे? आए ऋषभ ने अवनी को जल्दी से लैपटॉप बंद करते हुए देख लिया था। उसे कुछ अजीब तो लगा पर उसने कुछ नहीं बोला। उसने अवनी की बात का जवाब स्माइल के साथ देते हुए बोला, हाँ मैं आ तो गया स्वीट हार्ट, क्या करे बीवी से दूर नहीं रहा जाता इसलिए जल्दी आ गया। अवनी ऋषभ की बात सुन स्माइल करने लगी। फिर उसके पास जाके उसकी टाई निकलते हुए बोली, अच्छा मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आए ऋषभ उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हम पूछो स्वीट हार्ट, क्या पूछना था? अवनी ऋषभ की टाई खोल क्लाजेट रूम की तरफ जाते हुए बोली, मैंने सुना मल्होत्रास की पूरी फैमिली आपके चैम्बर से भाग गए हैं। आए ऋषभ को ज्यादा हैरानी नहीं हुई कि अवनी को ये बात पता है। उसे भी पता था अवनी के सोर्सेस भी बहुत स्ट्रांग है, ऊपर से उसकी हैकिंग स्किल जिससे वो कुछ भी कहीं भी पता कर ले। आए ऋषभ ने हम में जवाब देते हुए बोला, हाँ वो मेरे चैम्बर से भाग गए हैं पर उसे वहां से भागने में किसी ने मदद की है क्योंकि मेरे चैम्बर से भागना नामुमकिन के बराबर था अब तक, पर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। विवान ने अब तक तो उन्हें ढूंढ कर ठिकाने लगा दिया होगा। आए अवनी वापस ऋषभ के पास आई और उससे बोली, अच्छा क्या इसमें कहीं से भी मेरे डेट का हाथ है? आए ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। उसने बोला, तुम छोड़ो ना ये सब, मैं हूं ना, देख लूंगा। आए अवनी ऋषभ की बात इग्नोर करते हुए बोली, मैंने आपसे कुछ पूछा है, पहले उसका जवाब दीजिए। आए ऋषभ हार मानकर बोला, हाँ इसमें तुम्हारे डेट का ही हाथ है। आए अवनी को इसी बात की उम्मीद थी। वो बोली, अगर ऐसा है तो उनको मैं खुद देखूंगी, आप उनके ऊपर एक्शन मत लेना। आए ऋषभ अवनी को समझाते हुए बोला, स्वीट हार्ट तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं उनसे एक बार मिलके बस बात करना चाहता हूँ। आए अवनी ना में सिर हिलाते हुई बोली, नहीं आपको बात वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, वो नहीं मानने वाले, डेड ने बहुत परेशान कर दिया, उनको इसका भुगतान तो करना पड़ेगा। आए ऋषभ को समझ आ गया था अवनी उसकी बिल्कुल नहीं सुनने वाली। वो बोला, अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, बस अपना ध्यान रखना, वैसे तो मेरी नजर हमेशा तुम पर ही रहेगी, पर फिर भी अगर कुछ गड़बड़ लगे तो मुझे तुरंत बता देना। आए अवनी एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह हाँ में सिर हिलाया। आए फिर ऋषभ जाके फ्रेश हुआ और दोनों ने साथ में बैठकर डिनर किया। आज विवान नहीं था टेबल पे क्योंकि वो अपनी गड़बड़ सुधार रहा था। दोनों डिनर कर वापस अपने रूम में आए और अवनी तो सोने चली गई, वही ऋषभ उसके बगल में बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। आए अवनी दूसरी तरफ मुंह करके सो रही थी। तभी उसे कुछ याद आया और वो ऋषभ की तरफ मुड़ी और बोली, आप कुछ भूल रहे हैं। आए ऋषभ को समझ नहीं आया कि वो क्या भूल रहा है। वो अवनी की आंखों में देख बोला, स्वीट हार्ट में क्या भूल रहा हूं मुझे याद नहीं, तुम ही बता दो। आए अवनी ऋषभ से मुंह फुलाते हुए बोली, अपने मुझसे प्रोमिस किया था कि अब के पास्ट में उस माफिया काल के बाद क्या हुआ बताने वाले थे। आए ऋषभ को याद आया और वो बोला, अच्छा हाँ मैंने तो तुम्हें प्रोमिस किया था पर आज मुझे बहुत काम है, क्या मैं कभी और बताऊं तो चलेगा? आए अवनी झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, आप बहुत गंदे हैं, पहले प्रोमिस किया अब अपनी बात से ही पलट रहे हैं। ऋषभ अवनी को समझते हुए बोला, मैं तुम्हें बताने को थोड़ी न मना कर रहा, मैं तो बस ये बोल रहा हूं कि आज टाइम नहीं, कभी और बता दूंगा। अवनी दोबारा से दूसरी तरफ मुड़ मुंह फुला बोली,
आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, पूरा दिन तो काम ही करते हैं, रात को तो कम से कम मुझे अपना वक्त दे दो। ऋषभ को अवनी की बातें सुन समझ आ गया था, ये ऐसे नहीं मानने वाली, इसे सब कुछ आज ही बताना होगा। उसने अपने लैपटॉप को बंद किया और अवनी को बड़े प्यार से बुलाया। स्वीट हार्ट, अगर आगे क्या हुआ था जानना है तो मुझे अपनी गोद में सुलाओ। अवनी फट से उठकर बैठ गई और ऋषभ का सिर अपनी गोद में रख उसके बालों को सहलाने लगी। आए। ऋषभ ने एक बार अवनी को देखा, फिर बताना शुरू किया। आए। फ्लैशबैक स्टार्ट। उस दिन विवान से फोन ले, मैंने जिस माफिया को फोन किया था, मैंने उसके शुरुआती दौर पर एक बार जान बचाई थी। बदले में उसने मुझे अपना कार्ड दे बोला था कि कभी मुझे उसकी लाइफ में जरूरत पड़ी तो वो मेरी हेल्प जरूर करेगा। पहले तो मुझे इतना कोई उसके कार्ड की जरूरत नहीं लगी, पर फिर भी मैंने फ्यूचर के लिए उसका कार्ड अपने पॉकेट में रख लिया था। मेरे कॉल के करीब 3 घंटे बाद ही वो माफिया, जिसका नाम तो कोई नहीं जानता थे पर सब उसे ब्लैक डेविल के नाम से जानते थे, वो ऋषभ के बताए जगह पर पहुंच चुका था। वो अभी अपने चौपर से उतर ही रहा था कि ऋषभ विवान के साथ उसकी बाइक पर उस जगह आ गया। पहले तो ब्लैक डेविल की सिक्योरिटी ने उसे अंदर नहीं आने दिया, पर ब्लैक डेविल ने ऋषभ को देख लिया था, इसलिए उसने चिल्लाकर अपने बॉडीगार्ड को उन दोनों को अंदर भेजने को बोला और ब्लैक डेविल सीधा अपनी लिमोजिन में जाके बैठ गया। आए। ऋषभ और विवान दोनों उसकी कार के पास आ बाइक खड़ी की और वो दोनों भी लिमोजिन के अंदर चले गए। अंदर ब्लैक डेविल बड़े शान से गोगले लगा, एक हाथ में वाइन और दूसरे में सिगरेट लेकर ऋषभ का ही वेट कर रहा था। आए। वो ऋषभ की हालत देखते ही बोला, अरे बॉस, तुम्हारी ये हालत किसने की है, नाम बताओ उसका, उसे यमलोक पहुंचा देंगे। ऋषभ डेविल को शांत करते हुए बोला, डेविल भाई, मेरी ये हालत जिसने की है उसके लिए ही मैंने आपको बुलाया है। आए। ब्लैक डेविल शांत हुए और ऋषभ को बोलने का इशारा किया। इशारा समझ ऋषभ ने अब तक उसके साथ क्या क्या हुआ सब बता दिया। सब सुन ब्लैक डेविल को भी रितेश पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी। आए। एपिसोड 73 विवान हुआ गायब। कहानी अब तक। वो ऋषभ की हालत देखते ही बोला, अरे बॉस, तुम्हारी ये हालत किसने की है, नाम बताओ उसका, उसे यमलोक पहुंचा देंगे। ऋषभ डेविल को शांत करते हुए बोला, डेविल भाई, मेरी ये हालत जिसने की है उसके लिए ही मैंने आपको बुलाया है। आए। ब्लैक डेविल शांत हुए और ऋषभ को बोलने का इशारा किया। इशारा समझ ऋषभ ने अब तक उसके साथ क्या क्या हुआ सब बता दिया। सब सुन ब्लैक डेविल को भी रितेश पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी। आए। अब आगे ब्लैक डेविल ऋषभ की बात सुन अपनी सिगरेट रखते हुए बोला, छोटे तू फिक्र मत कर, जो तेरा है वो मैं तुझे दिलाकर रहूंगा, बस दुख है कि तेरी बहन के साथ जो हुआ और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अपनी बहन का जिक्र होते ही ऋषभ की आंखें नम हो गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपने असूयों पर काबू किया था। आए। ऋषभ बोला, मिस्टर डेविल, तो हमें कब एक्स लेना चाहिए। ब्लैक डेविल एक डेविल स्माइल के साथ बोला, अभी, और एक बटन प्रेस कर दिया। बटन प्रेस होते ही ब्लैक डेविल के अदमियों को चलने का मैसेज मिल गया। ऋषभ ने ब्लैक डेविल के अदमियों को एड्रेस बता दिया था। आए। थोड़ी देर बाद 25 ब्लैक फॉर्च्यूनर गाड़ियों का काफिला ऋषभ की कंपनी के सामने आके रुकी। आए। उन गाड़ियों से हथियारों से लेस बॉडगार्ड नीचे उतरे और ब्लैक डेविल की कार को कवर कर खड़े हो गए। उनमें से एक गार्ड आके गेट खोला, उसमें से ऋषभ, विवान और ब्लैक डेविल तीनों ही उतरे। आए। ऋषभ तो खराब हालत में ही रितेश से बदला लेने आ गया था, वही ब्लैक डेविल मुंह में सिगार रख लंबे लंबे कस ले रहा था। आए। और बिल्डिंग को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। बिल्डिंग को देखने के बाद उसने ऋषभ की तरफ देख इशारे से पूछा, यही है। आए। ऋषभ ने हाँ में सिर हिलाया। आए। ब्लैक डेविल ने अपने गार्ड को रास्ता क्लियर करने को बोला। कुछ सारे गार्ड तीनों को कवर कर अंदर ले जाने लगे। अंदर जाते वक्त सिक्योरिटी गार्ड उनको रोकना चाहता था, पर जैसे ही ऋषभ को देखा तो वो पीछे हट गया। आए। ऋषभ, ब्लैक डेविल और विवान अंदर आए और लिफ्ट ले सीधा ऊपर चले गए। आए। ऊपर कैबिन में रितेश बार बार चीजों को छूकर खुश हो रहा था कि अब से ये कंपनी उसकी है। वो ऋषभ की चेयर पर बैठा और अपने दोनों पैर टेबल पर रख सिगरेट जला बड़े बड़े कस लेने लगा। इस वक्त उसकी चेहरे पर जीत की बहुत बड़ी स्माइल थी। आए। वो अपने में इतना खुश था कि उसे ये पता ही नहीं चला कि ऋषभ उसकी अर्थी ले जाने का पूरा बंदोबस्त करके आ रहा है। आए। वो अपने में ही मस्त था, तभी एक जोरदार आवाज के साथ ऋषभ के कैबिन का गेट टूटा। आवाज सुन रितेश ने गेट की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने से ऋषभ घायल हालत में अपने दोनों हाथ जेब में डाल अंदर आ रहा था। आए। उसे ऋषभ से उतना डर नहीं लग रहा था, पर हैरानी जरूर हो रही थी कि ऋषभ जिंदा कैसे। पर उससे ज्यादा डर और हैरानी उसके पीछे जो आदमी अंदर आ रहा था, ब्लैक डेविल। रितेश उसे अच्छे से जानता था। आए। उसकी तो जान हलक में आ गई थी। उसे तो ये नहीं समझ आ रहा था ऋषभ इतने बड़े माफिया को कैसे जानता है। आए। रितेश ने सब कुछ छोड़ा और चेयर से उठ दौड़कर ब्लैक डेविल के सामने हाथ जोड़ खड़ा हो गया और बोला, अरे सर, आप यहाँ कैसे, कुछ काम था तो मुझे बुला लेते। आए।
ऋषभ को रितेश को देखकर इतनी गुस्सा आ रही थी कि वो उसे अभी जान से मार दे। वो रुका सिर्फ इसलिए था क्योंकि ब्लैक डेविल ने उसे रोका था। आए ब्लैक डेविल रितेश की चमचागिरी देख एक डेविल स्माइल के साथ बोला, काम इतना जरूरी था कि मुझे खुद आना पड़ा। फिर वो सामने रखे चेयर पर बैठ गया। ऋषभ उसके साइड में आके खड़ा हो गया। आए रितेश वैसे ही चमचागिरी करते हुए बोला, जी बोलिए सर, आपको मुझसे क्या काम पड़ गया। ब्लैक डेविल ने बात को ज्यादा ना घुमाते हुए बोला, तूने जो किया है मुझे उसका हिसाब करना था। आए रितेश को समझ आ रहा था ब्लैक डेविल क्या कहना चाहता था। रितेश अपने आप को बचाते हुए बोला, सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सब बस एक एक्सीडेंट था जो बीत गया, अब उसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। आए ब्लैक डेविल को रितेश की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने अपने अदमियों को उसे पकड़ने का इशारा किया। कुछ ने जल्दी से जाके रितेश को मारपीट उसे घुटनों पे बैठा दिया। आए ब्लैक डेविल उसके पास आया और उसके उंगलियों को पैरों से मसलते हुए गुस्से से बोला, वो एक एक्सीडेंट था है ना। रुक, तुझे मैं बताता हूँ एक्सीडेंट किसी कहते हैं, पर पहले तो ये पेपर साइन कर। और ब्लैक डेविल ने अपने एक आदमी से पेपर ले रितेश के आगे फेंक दिया और एक पेन भी। आए रितेश को समझ नहीं आ रहा था कि ब्लैक डेविल को ऋषभ की बहन से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। उसे भी बहुत गुस्सा आ रही थी, पर अभी वो ब्लैक डेविल के कब्जे में है। उसने पेपर उठा पढ़ना शुरू किया। सब पढ़ वो हंसते हुए बोला, अरे सर, अपने शुभ शुभ कुछ चढ़ा लिया है क्या। आए जो ऐसे वाहियात काम के लिए मेरे पास आए हैं, जिस चीज के लिए मैंने इतने पापड़ बेने हैं, मैं एक झटके से उसे ऋषभ को दे दूं, इम्पॉसिबल सर। आए ब्लैक डेविल झुका और रितेश की आंखों में देखते हुए बोला, बेटा तेरा जो ये इम्पॉसिबल है न 10 मिनट में पॉसिबल हो जाएगा। आए रितेश आंखों में आंखें डाल ही बोला कभी नहीं। फिर डेविल स्माइल करने लगा। दो ब्लैक डेविल ने अपना सिर हिलाया और अपने अदमियों को कार्यक्रम स्टार्ट करने को बोला। उसके एक गार्ड एक बड़ी सी ट्रे लेकर आया जिसमें टॉर्चर करने का सामान था। रितेश की उसे देखकर हालत खराब हो रही थी। आए प्रेजेंट ऋषभ अवनी को सब बता रहा था। अवनी भी बड़े ध्यान से सब सुन रही थी। तभी ऋषभ का फोन रिंग हुआ। ऋषभ ने देखा फोन किसी अननोन नो से था। पहले तो उसने इग्नोर किया, पर जब दोबारा फोन आया तो उसने कुछ सोचकर फोन उठा लिया। आए फोन उठाते ही उधर से किसी आदमी की आवाज आए, अगर अपने दोस्त को बचना चाहते हो मैसेज में भेजे एड्रेस पर 1 घंटे में पहुंचो, वरना तुम्हारे दोस्त का आज आखिरी दिन होगा। और उधर से फोन कट गया। आए ऋषभ को समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ, पर उसे उस काल वाले आदमी की आवाज जानी पहचानी लग रही थी। आए वो आंखें बंद कर सोचने लगी। तभी वो आंखें खोल अवनी के गोद से उठकर बैठ गया और गुस्से से बोला, मल्होत्रा। आए फिर उसने एक बार कंफर्म करने के लिए दोबारा फोन किया, पर ना बंद आ रहा था। फिर उसने कुछ सोचते हुए विवान को फोन किया, पर उसका नो स्विच ऑफ आ रहा था। आए उसने विवान के सभी बॉडीगार्ड को फोन किया, पर सबका नो बंद आ रहा था। अब ऋषभ को कंफर्म हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने फट से रोनित को फोन किया और सब सिचुएशन समझाई और उस एड्रेस पे जल्द से जल्द अपने सारे अदमियों लेकर पहुंचने को बोला। आए एपिसोड 74 मुझे तेरी जान चाहिए। कहानी अब वाई के वो सीधा अंदर जाके विवान को दुधने लगा और विवान का कोई आता पटाए नहीं था। तभी एक गार्ड विवान को घसते हुए विवान के सामने लेकर आया और ऋषभ के आगे पटक दिया। विवान इस वक्त आध मरी हालत में था। उसे तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। ऋषभ को उसकी हालत देख खुद पर गुस्सा आ रही है कि वो उसने ही विवान को अकेले मल्होत्रास को सबक सिखाने क्यों भेज दिया। अब आगे ऋषभ दौड़कर विवान के पास गया और नीचे बैठ विवान के गालों को थपथपाते हुआ बोला, विवान विवान यार आंखें खोल, देख मैं तुझे लेने आया हूं, अपनी आंखें खोल। आए विवान जो अधमरी हालत में था उसने किसी तरह अपनी आंखें खोली और ऋषभ को एक बार देखा, फिर बेहोश हो गया। ऋषभ को विवान की हालत देखी नहीं जा रही थी, ऊपर से उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसने विवान को जमीन पर लेटाया और मिस्टर मल्होत्रा से गुस्से में बोला, मल्होत्रा तूने ये अच्छा नहीं किया, तूने उसको चोट पहुंचाई है जिसमें मेरी जान बसती है, अब इसका खामियाजा भुगतने को रेडी हो जा। आए मल्होत्रा को ऋषभ की बातों से डर तो लग रहा था, पर डेविड ने मल्होत्रा को भरोसा दिया था, इस वजह वो जैसा का तैसा खड़ा रहा। ऋषभ को मल्होत्रा की हिम्मत देखकर हंसी और दया दोनों आ रही थी। आए हंसी इसलिए क्योंकि वो डेविड की बातों में आ गए और दया इसलिए क्योंकि उसकी गलती की सजा अब मल्होत्रास को मिलेगी। आए मिस्टर मल्होत्रा ना डरने की एक्टिंग करते हुए बोला, अरे अरे मिस्टर आर के आप तो गुस्सा हो गए, वैसे ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। आए ऋषभ गुस्से में ही बोला, मतलब क्या है तेरा। आए मल्होत्रा हंसते हुए बोला, अरे आर के मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू इतना बेवकूफ होगा। अबे दिल्ली मल्होत्रा की बात सुन टेंशन में आ गया। उसने अपना फोन निकाला और अपने अदमियों को फोन मिलान लगा, पर किसी ने ऋषभ का फोन पिक नहीं किया। ऋषभ को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ रही थी। आए वो मल्होत्रा का कोलार पकड़ बोला, साले अगर मेरी फैमिली को एक खरोच भी आई तो तेरी 7 पुश्ते भी पैदा होने से पहले मेरे नाम से डरेगी। आए
मल्होत्रा ऋषभ का हाथ कोलार से हटाते हुए बोला, अरे आर के सर आप तो भड़क गए, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। आए। ऋषभ मल्होत्रा पर उंगली पॉइंट करते हुए बोला, तुझे क्या चाहिए बोल, बस मेरी फैमिली और विवान को छोड़ दे। आए। मल्होत्रा के मन में ऋषभ की बात सुन लालच आया और वो बोला, जो मांगूगा दे पाएगा क्या। आए। ऋषभ बड़े एटीट्यूड से बोला, मानकर तो देख। आए। मल्होत्रा कुछ बोलने वाला था कि पीछे से अवनी की आवाज आए, तेरी जान। आए। अवनी की आवाज सुन मल्होत्रा सोच में पड़ गया, ये कौन है, क्योंकि अवनी ने मास्क लगाया हुआ था। वही ऋषभ शौक में था कि अवनी यहाँ क्या कर रही है। अवनी ऋषभ के पास आई और ऋषभ के हाथ में हाथ डाल बोली, मुझे तेरी जान चाहिए। आए। मल्होत्रा अब समझ गया कि अवनी कौन है। वो हंसते हुए बोला, अरे मिसेज आर के, आप भी यहाँ आ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आर के अपनी बीवी को भी ऐसे मामलों में घसीटता है, और आप गलत बोल रही है। यहाँ मांग मेरी पूरी होने की बात चल रही थी। आए। अवनी एक तीखी स्माइल के साथ बोली, ओह ऐसा क्या, पर मैं भी अपने पति से ही मांग रही हूँ। और ऋषभ की तरफ देखते हुए बोला, देखती हूँ कि वो मुझे कैसे मना करते हैं। आए। ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था अवनी क्या कर रही है। वो अवनी से इशारा में बोला, फैमिली, तो अवनी ने इशारों में बताया सब ठीक है। ऋषभ अवनी की बात सुन गुस्से से भर गया और मल्होत्रा से बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली का नाम लेकर मुझे डराने की। आए। मल्होत्रा बोला, मेरी हिम्मत तूने अभी देखी ही कहाँ है। अगर तूने दोबारा मुझे ऐसे बात की तो मैं तेरी फैमिली को जिंदा जला दूंगा। आए। ऋषभ मल्होत्रा की बात पर हंसते हुए बोला, अच्छा तू मेरी फैमिली को जिंदा जला देगा, पर कैसे। आए। मल्होत्रा बोला, मतलब क्या है तेरा। आए। ऋषभ मल्होत्रा की आंखों में देखते हुए बोला, जब तेरे पास मेरी फैमिली ही नहीं है तो जलाएगा कैसे। आए। मल्होत्रा ऋषभ की बात सुन पसीने से भर गया। उसने अपना फोन निकाला और अपने अदमियों को फोन किया। फोन पिक होते ही मल्होत्रा गुस्से से बोला, एक काम बोला था वो भी अच्छे से नहीं कर पाए। उधर से ऋषभ का खास बॉडीगार्ड बोला, अरे सारी सर आपके आदमी तो दुनिया छोड़ चुके हैं, अगर आपको उनसे बात करनी है तो आपको भी ऊपर जाना होगा। आए। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, बॉस आपको ऊपर भेज देंगे। मल्होत्रा मरने के नाम से कांपने लगा। तभी उसे कुछ याद आया और उसने डेविड को फोन मिला दिया। आए। फोन उठाते ही मल्होत्रा ने डेविड को सब बता दिया। डेविड सब सुन गुस्से से बोला, नालायक, किसी काम का नहीं है, अब फोन काट, आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं ही। और उसने फोन काट दिया। आए। मल्होत्रा को कुछ समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हो। मल्होत्रा का फोन किसी ने बिना उसकी बात सुने काट दिया। उसे अपनी किस्मत पे हंसी और रोना दोनों आ रहा था। आए। कि वो किसकी बातों में आ गया। उसे पूरी उम्मीद है ऋषभ उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, पर फिर भी वो एक बार जान बचाने की कोशिश करना चाहता था। वाल वापस ऋषभ की तरफ मुड़ उसके पैरों में गिर गिड़गिड़ाते हुए बोला, आर के सर मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने डेविड पे भरोसा किया। आए। ऋषभ को उसकी एक्टिंग समझ आ रही थी। वो उसे अपने पैरों को छुड़ाते हुए बोला, अब वो तो तेरी गलती है कि तूने भरोसा भी ऐसे इंसान पे किया जो कभी भरोसे के लायक था ही नहीं। आए। मल्होत्रा वैसे ही बैठे बैठे रोने की एक्टिंग करते हुए बोला, आर के सर एक बार मुझे माफ कर दो, मैं आपका जिंदगी भर वफादार रहूंगा। आए। एपिसोड 75, विवान खुश। कहानी अब तक। फिर उसने एक बार कंफर्म करने के लिए दोबारा फोन किया पर ना बंद आ रहा था। फिर उसने कुछ सोचते हुए विवान को फोन किया पर उसका नो स्विच ऑफ आ रहा था। आए। उसने विवान के सभी बॉडीगार्ड को फोन किया पर सबका नो बंद आ रहा था। अब ऋषभ को कंफर्म हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने फट से रोनित को फोन किया और सब सिचुएशन समझाई और उस एड्रेस पे जल्द से जल्द अपने सारे अदमियों लेकर पहुंचने को बोला। आए। अब आगे। ऋषभ को इतना परेशान देख अवनी ऋषभ से बोली, क्या हुआ, विवान कहाँ है। आए। ऋषभ बेड से उठा और अवनी के माथे पर किस करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, विवान को मल्होत्रास ने किडनैप कर लिया है, मुझे जाना होगा उसे छुड़ाने। आए। अवनी ने ऋषभ का हाथ पकड़ बोली, आप मत जाए न, स्वात टीम को भेज दो, वो लोग विवान को ले आएंगे। आए। ऋषभ अवनी का डर अच्छे से समझ रहा था। वो अवनी के बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, स्वीट हार्ट, जब मुझे जरूरत थी विवान हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा, आज उसे जरूरत है तो मैं कैसे नहीं जाऊं। आए। अवनी ये बात समझ सकती थी कि ऋषभ की जिंदगी में विवान की क्या अहमियत है। आए। उसने ज्यादा ना बोलते हुए ऋषभ को जाने दिया और जाते जाते ऋषभ को अपना ध्यान रखने को बोला। ऋषभ ने भी हाँ में जवाब दिया और क्लाजेट रूम में गया और 3 पीस पहनकर वापस आया। फिर अवनी को अपना ध्यान रखने को बोल सीधा चौपर की तरफ बढ़ गया। आए। ऋषभ के रूम से जाते ही अवनी ने अपना फोन ढूंढा और कोमल को फोन किया। फोन पिक होते ही अवनी बोली, विवान किडनैप हो गया, 20 मिनट में पैलेस आ, हमें उसे छुड़ने चलना है। आए। कोमल अवनी से कुछ पूछ पाती उससे पहले ही अवनी ने फोन काट दिया। कोमल को अवनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर भी उसने अपने आप को कंट्रोल किया और रोहित को फोन कर घर आने को बोला और खुद रेडी होने चली गई। आए।
थोड़ी देर में कोमल ब्लैक लोवर के साथ ब्लैक डीनियम और ब्लैक हेट और मास्क लगा नीचे आए। नीचे रोहित पहले ही उसका वेट कर रहा था। कोमल जाके कार में बैठ गए और दोनों अवनी के पैलेस की तरफ निकल पड़े। दूसरी तरफ ऋषभ का चॉपर एक सुनसान जंगल के बीचों बीच आके लैंड हुए। ऋषभ चॉपर से बाहर निकला और अपनी बेंटले में जाके बैठ गया। उसकी बेंटले उसके बताए हुआ एड्रेस की तरफ बढ़ चली। वो जगह जंगल के बीचों बीच थी। ऋषभ इस वक्त अकेले अपनी बेंटले से उस जगह जा रहा था। थोड़ी देर में वो एक सुनसान खंडर पड़े एक हवेली के सामने आके रुक। ऋषभ फट से अपनी कार से उतरा और अंदर की तरफ भागा। जैसे ही वो हवेली के मेन डोर पर पहुंचा तो उसने देखा वहां बहुत सारे मल्होत्रास के गार्ड खड़े थे। वो जैसे ही अंदर जाने लगा एक गार्ड ने उसे रोककर चेकिंग करने लगा। ऋषभ एक स्माइल के साथ बोला, अच्छे से ढूंढना कहीं मैं कोई बम वगैरह ना ले जा ही रहा हूँ। गार्ड ने तुरंत ही ऋषभ को छोड़ दिया और अंदर आने दिया। वो सीधा अंदर जाके विवान को दूधने लगा और विवान का कोई आता पटाए नहीं था। तभी एक गार्ड विवान को घसते हुए विवान के सामने लेकर आया और ऋषभ के आगे पटक दिया। विवान इस वक्त आध मरी हालत में था। उसे तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। ऋषभ को उसकी हालत देख खुद पर गुस्सा आ रही है कि वो उसने ही विवान को अकेले मल्होत्रास को सबक सिखाने क्यों भेज दिया। हेलो रीडर, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है इसलिए आज का चैप्टर बहुत छोटा। एपिसोड 76 द एंड ऑफ मल्होत्रास कहानी। अब तक ऋषभ को उसकी एक्टिंग समझ आ रही थी। वो उसे अपने पैरों को छुड़ाते हुए बोला, अब वो तो तेरी गलती है कि तूने भरोसा भी ऐसे इंसान पे किया जो कभी भरोसे के लायक था ही नहीं। मल्होत्रा वैसे ही बैठे बैठे रोने की एक्टिंग करते हुए बोला, आर.के सर एक बार मुझे माफ कर दो, मैं आपका जिंदगी भर वफादार रहूंगा। अब आगे ऋषभ को उसकी एक्टिंग समझ आ रही थी। वो बोला, देख ज्यादा डरामे करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुझे अपनी जान बचानी है इसलिए ये सब बोल रहा है, पर आज तेरी जान जाना पक्का है क्योंकि तूने आज मेरी दो सबसे खास लोगों को मारने की कोशिश की है, मेरी फैमिली और विवान। इसका खामियाजा तो तुझे भुगताना पड़ेगा। मल्होत्रा को समझ आ गया था कि ऋषभ उसके झांसे में नहीं आएगा। वो उठा और अपने कपड़ों को सही करते हुए बोला, तुझे जो करना है कर ले, पर याद रखियो मेरी पूरी फैमिली अभी जिंदा है, वो तुझे ढूंढ कर मार ही देंगे। इसका जवाब अवनी ने दिया, अरे अरे मिस्टर मल्होत्रा, आप ये गलत फहमी कैसे पाल लेते हैं कि आपकी फैमिली हमारा कुछ उखाड़ भी पाएगी। उनके लिए इंतजाम मैंने पहले से ही करके रखा है। फिर उसने 2 बार क्लैप किया। अजवा सुन कोमल, रोहित, रोनित और ऋषभ के सारे बॉडीगार्ड मल्होत्रा की पूरी फैमिली को पकड़कर ला रहे थे। सबने ऋषभ के सामने आ मल्होत्रा फैमिली को धक्का दे मिस्टर मल्होत्रा के पास भेज दिया। मल्होत्रा फैमिली में 8 लोग थे। मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा और उनके 6 बच्चे थे। सारे के सारे लड़के थे। ऋषभ अवनी के कारनामे देखकर दंग था और उसे उस पे बहुत प्राउड भी फील हो रहा था कि उसकी वाइफ किसी से भी टक्कर ले सकती है। अवनी ने मिस्टर मल्होत्रा से बोला, तो मल्होत्रा जी आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला चुपचाप से अपनी मौत कबूल करो या दूसरा मैं अपने तरीके से आपको मौत दूंगी, पर मरना तो तय है आप लोगों का। मरने का नाम सुन मल्होत्रा के साथ साथ बाकियों की भी हालत खराब हो गई। मिसेज मल्होत्रा अवनी के पैरों में गिर माफी मांगते हुए बोली, मैडम जी हम लोगों को माफ कर दो, हमन बहुत बड़ी गलती कर दी यार, कैसे उलझ के। पर अवनी उसके नकली असूयों से नहीं पिघली बल्कि उसने उन्हें इग्नोर करते हुए मल्होत्रा के सबसे छोटे बेटे पर गन तानते हुए बोली, कैसे रहेगा अगर शुरुआत तेरे से हो। मिसेज मल्होत्रा अपने को इग्नोर होता देख चिढ़ गई, पर वो कुछ बोल नहीं सकती थी। पर अवनी की बात सुन वो डर गई और अपने छोटे बेटे के सामने जाके खड़ी हो गई। और अवनी से हाथ जोड़ माफी मांगते हुए बोली, इसकी कोई गलती नहीं है, इन सब में इसे छोड़ दो, ये बहुत मासूम है। अवनी मिसेज मल्होत्रा की बात सुन हंसते हुए बोली, तुम क्या बोल रही हो, ये वो भी मासूम? अरे मासूम तो वो लड़कियां थी जिनके साथ ये एक रात बिता के उन्हें प्रेग्नेंट करके छोड़ देता। उन बेचारियों को तो ये तक नहीं पता होता था कि उनके बच्चों का बाप कौन है। अरे ये तो वो जलाद है जिसे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। और अवनी ने उस पे शूट कर दिया। वो सीधा यमराज को प्यारा हो गया। अवनी और ऋषभ ने एक एक कर सभी को मार दिया। बस मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा बचे थे। दोनों अपने आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते देखते रहे थे और खुद को कोस रहे थे कि उनके कर्मों की सजा उन्हें मिल रही है। जब मिसेस मल्होत्रा को मारने का टाइम आया तो वो रोती हुए ऋषभ से बोली, तुमने मेरे बच्चों को मेरी आंखों के सामने मारा है, ये बददुआ है मेरी, तू जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता वो भी तेरी आंखों के सामने ऐसे ही मरेगा। ऋषभ को मिसेस मल्होत्रा की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने उन्हें भी शूट कर दिया। अपनी बीवी और बच्चों को अपने सामने माता देख मिस्टर मल्होत्रा सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। ऋषभ ने उन्हें भी गोली मार दी। फिर
उसने रोनित को लाश ठिकाने लगाने का ऑर्डर दे विवान और अवनी के साथ अपने प्लेस की तरफ निकल गया। वो उसके साथ कोमल भी आरके के पैलेस गई। सब प्लेस पहुंचे तो डॉक्टर की पूरी टीम पहले से उनका वेट कर रही थी। ऋषभ विवान को कंधे पे उठा उसके रूम में ले जा लेटा दिया, फिर एक साइड खड़ा हो गया और डॉक्टर को अपना काम करने दिया। कबीर आधे घंटे के चेकअप के बाद डॉक्टर ऋषभ के पास आए और बोले, सर विवान की कई सारी हाड़ियां फ्रैक्चर है, उन्हें बहुत बुरी तरह से टोरय किया गया है। उसकी स्किन पे कई जगह घाव के निशान है जिसपे नमक लगा और भी जलाया जा रहा था। ऋषभ से विवान की हालत सुनिए नहीं जा रही थी। बड़ी मुश्किल उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करे डॉक्टर की बात सुन रहा था। डॉक्टर को भी माहौल में थोड़ा ठंड का एहसास हो रहा था। वो फटाफट सब बता के वहां से दुम दबा के भाग गया। एपिसोड 77 ऋषभ की सामत कहानी। अब तक उसकी स्किन पे कई जगह घाव के निशान है जिसपे नमक लगा और भी जलाया जा रहा था। ऋषभ से विवान की हालत सुनिए नहीं जा रही थी। बड़ी मुश्किल उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करे डॉक्टर की बात सुन रहा था। डॉक्टर को भी माहौल में थोड़ा ठंड का एहसास हो रहा था। वो फटाफट सब बता के वहां से दुम दबा के भाग गया। अब आगे डॉक्टर के जाने के बाद ऋषभ कुछ देर तक तो विवान को चुपचाप खड़ा देखता रहा, फिर वो भी उसके रूम से बाहर चला आया। बाहर हाल में अवनी कोमल को संभल रही तक। कोमल ने जब से विवान की इतनी बुरी हालत देखी थी तब से वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अवनी बड़ी मुश्किल से उसे चुप करा पा रही थी। ऋषभ कोमल के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। कोमल ने सिर उठा ऋषभ की तरफ देखा जैसे पूछ रही हो, विवान अभी कैसा है? ऋषभ बोला, अब वो ठीक है, तुम रोना बंद करो। अगर उसने तुम्हें इतना रोते देख लिया न तो अपनी परवाह किए बिना ही वो तुम्हें चुप कराने आ जाएगा। ऋषभ की बात सुन कोमल के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। ऋषभ उसे देखकर बोला, तेरे चेहरे पर स्माइल अच्छी लग रही है। ऋषभ की बात सुन कोमल तो खुश हो रही थी, वही अवनी जल भून के राख। ऋषभ को माहौल थोड़ा गर्म होता हुआ लगा तो उसने अवनी की तरफ देखा जो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। ऋषभ की जान तो हलक में अटक गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने अब क्या कर दिया जो अवनी उसे घूर रही है। ऋषभ नकली हंसी हंसते हुए बोला, एक्सक्यूज मी लेडीज, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। और वो वहां से ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कुत्ते पड़ गए हो। उसको ऐसा भागता देख कोमल अवनी से बोली, अवनी ऋषभ को क्या हो गया? वो ऐसे गिरता पड़ता कहाँ भाग रहा है? अवनी बोली, रुक मैं पूछ कर आती हूँ, तब तक तू एक कम कर फ्रेश हो जा, मैं मैड से कहकर कपड़े भेजवा देती हूँ, तू आज यही रुक जा। कोमल को अवनी की बात सही लगी और वो रुकने के लिए मान गई और हॉल से अपने कमरे की तरफ जाने लगी। अवनी भी उठी और मैड को कोमल को कुछ कपड़े देने का बोल अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। कमरे में ऋषभ इधर उधर छुपने की कोशिश कर रहा था। कभी वो क्लोजेट में छुपता तो कभी वो सोफे के पीछे तो कभी वो पर्दे के पीछे। उसे ये पता ही नहीं चला कि अवनी कब से रूम के अंदर आ गेट पर खड़ी हो उसकी हरकतें देख रही थी और हंस भी रही थी। ऋषभ बेड खोल उसके अंदर घुस छुपने ही जा रहा था कि तभी अवनी प्यार भरी आवाज में बोली, सुनिए जी। ऋषभ ने जब अवनी की आवाज सुनी तो वो और जल्दी से बेड के अंदर घुसने लगा, पर जब उसकी बात सुनी तो वही रुक अवनी को आंखें फाड़े देखने लगा। उसके दिमाग में तो यही चल रहा था कि अवनी ने कोई नशा कर लिया है क्या? अवनी ऋषभ को कहीं खोया देख उसके पास आई और बोली, सुनिए जी। ऋषभ अवनी की आवाज सुन होश में आया और प्यार से बोला, हाँ बोलो स्वीट हार्ट, क्या हुआ? अवनी जो अभी तक सेहद लगा ऋषभ से बात कर रही थी वो अचानक से रुद्र रूप में आ गई और ऋषभ का कॉलर पकड़ बोली, स्वीट हार्ट गई घास चरने, पहले ये बताओ अपने कोमल की तारीफ कैसे की? आज तक मेरी तो की नहीं गई आपसे, मैंने तो कितनी बार हंसा है आपके सामने पर मेरी तो अपने एक बार भी नहीं की। ऋषभ अवनी के हाथ से अपना कॉलर छोड़ते हुए बोला, स्वीट हार्ट इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मेरे मुंह से तो बस ऐसे ही निकल गया था और मुझे तो सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर स्माइल अच्छी लगती है, बाकी सब तो ऐसे ही है। अवनी उसका कॉलर छोड़ बोली, सच सच बोलो वरना मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगा। एपिसोड 78 ऋषभ और अवनी कहानी। अब तक ऋषभ अवनी के हाथ से अपना कॉलर छोड़ते हुए बोला, स्वीट हार्ट इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मेरे मुंह से तो बस ऐसे ही निकल गया था और मुझे तो सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर स्माइल अच्छी लगती है, बाकी सब तो ऐसे ही है। अवनी उसका कॉलर छोड़ बोली, सच सच बोलो वरना मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगा। अब आगे ऋषभ अवनी की धमकी सुन गुस्से में आ गया और अवनी को कमर से पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया और दांत पिसते हुए बोला, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो? अगर तुमने ऐसा किया ना कभी तो पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा, समझी? ऋषभ को इतने गुस्से में देख अवनी भी सहम गई, फिर भी वो बोली, छोड़िया मुझे दर्द हो रहा है। ऋषभ अवनी की कमर पे अपनी पकड़ और कसते हुए बोला, स्वीट हार्ट ये दर्द तुम्हें तुम्हारी बातों के लिए मिल रहा है जो तुमने मुझे बोली अभी थोड़ी देर पहले। अवनी को उसकी कमर में बहुत ज्यादा है दर्द हो रहा था। वो बोली, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैंने वो सब बस आपको उकसाने के लिए बोला था।
अवनी की बात सुन ऋषभ की पकड़ उसके कमर पर ढीली हो गई और थोड़ा उदास होते हुए बोला, स्वीट हार्ट तुमने आज बोल दिया ऐसा, पर आगे कभी मत बोलना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। फिर उसने अवनी को अपने गले से लगा लिया। आय अवनी भी उसके सीने से लग गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी ऋषभ के गले लग शांति मिलती थी। आय दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के गले लगे रहे, तभी गलती से ऋषभ का हाथ अवनी के कमर पर चला गया और अवनी दर्द की बाजी से चिल्ला उठी। ऋषभ अवनी की आवाज सुन पैनिक हो गया। वो अवनी से, स्वीट हार्ट क्या हुआ, चीखी क्यों, क्या हुआ? आय अवनी ऋषभ को घूरने लगी और अपनी कमर की तरफ इशारा कर बोली, अपने जो इतनी जोर से मेरी कमर को दबाया है उसकी वजह से मुझे वहां दर्द हो रहा है। आय ऋषभ अवनी की बात सुन गिल्ट से भर गया। वो बोला, मुझे माफ कर दो स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा रूड हो गया था। चलो आओ मैं इस पे क्रीम लगा देता हूँ जिससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। आए फिर वो उसे बेड पे ले जा लेता दिया और उसके टॉप को ऊपर कर देखा तो वह ऋषभ के इतनी जोर से पकड़ने की वजह से कला हो गया था। अवनी की गोरी कमर में वो काले निशान ऋषभ को अपने किए पर पछतावा करने पर मजबूर कर रहे थे। आए ऋषभ उठा और बगल के कबोर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और वापस अवनी के पास आया और उसमें से एक क्रीम निकाल अवनी की कमर पर लगाने लगा, जिससे ही ऋषभ अवनी की कमर को छूता अवनी की दर्द भरी आवाज निकलती। किसी तरह ऋषभ ने उसकी कमर की मालिश की करते करते अवनी सो चुकी थी। आए ऋषभ ने उसे ब्लैंकेट ओढ़ाए और वो भी अपने स्टडी रूम में चला गया और कुछ जरूरी काम करने। नेक्स्ट डे ऋषभ जल्दी उठकर जिम चला गया था। अवनी घोड़े बेचकर सो रही थी। आए ऋषभ जब जिम से वापस आया तो पूरा पसीने से लथपथ था। उसने एक बार बेड पर मरे हुए इंसान को देखा, फिर वो वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो सिर्फ उसने बाथरोब पहन हुआ था। वो सीधा बेड के पास गया और बड़े प्यार से अवनी से बोला, स्वीट हार्ट गुड मॉर्निंग, उठ जाओ शुभ हो गई है। आए पर अवनी को कहाँ कुछ सुनाई दे रहा था, वो तो अपनी ही धुन में थी। ऋषभ बहुत देर तक उससे बुला बुलाकर हिलाकर उठाता रहा, पर मजाल है अवनी उठाए। हार मन ऋषभ ने अवनी को अपनी गोद में उठाया और सीधा वॉशरूम में चला गया। वहां जाके उसने उसे सवार के नीचे खड़ा कर दिया और शॉवर ऑन कर दिया। ठंडा पानी पड़ते ही अवनी की सारी नींद गायब। उसे तो ऐसा लग रहा था अगर वो थोड़ी देर और रुकी तो ठंड की वजह से कहीं पागल ना हो जाए। आए एपिसोड 79 ऋषभ अवनी की नोकझोंक। ऋषभ तो अवनी की आंखों में कहीं खो गया। उसने खोए खोए ही बोला। अवनी की बात सुन ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था वो रोए हंसे या अपना सिर पीट या फिर अवनी का। वो अवनी से बोला, स्वीट हार्ट कोई नहीं, छोड़ो, इतना मत सोचो, ये पाई वगैरह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम जाओ अपनी हैकिंग स्किल पे काम करो। आए ऋषभ को शरारत सूझी और वो बोला, अब मुझे क्यों बाहर भेज रही हो, मैंने तो वैसे भी सब कुछ देख लिया है, अब छुपाने को क्या रह गया है। आए पेपर का नाम सुन अवनी को याद आया, आज से तो उसके पेपर है और उसने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। अवनी परेशान होते हुए बोली, ओ शीट, आज से मेरे पेपर है पर मैंने तो कुछ पढ़ा भी नहीं, अब मैं पेपर में क्या आए। कहानी अब तक। ऋषभ अवनी की बात सुन एक आईब्रो उठा, बोला, जब बीवी कुंभकर्ण की बहन हो तो ऐसे ही उठाना पड़ता है। और एक मिनट, तुमने ये गलत फहमी कब से पाल ली कि तुम मासूम हुई? पर अवनी को कहाँ कुछ सुनाई दे रहा था, वो तो अपनी ही धुन में थी। ऋषभ बहुत देर तक उससे बुला बुलाकर हिलाकर उठाता रहा, पर मजाल है अवनी उठाए। ऋषभ की बात सुन अवनी मुंह बनाते हुए बोली, एक कम थी जो अब भी मुझे ताना दे रहे हैं। अवनी ऋषभ की बेशर्मी भरी बातें सुन बोली, बेशरम इंसान, जाओ यहां से। और अवनी जीद करने लगी। आय अवनी ऋषभ को घूरते हुए बोली, ये मैंने कोई गलत फहमी नहीं पाली, मैं सच में बहुत मासूम हूं, देखो मेरी शकल। और अवनी ने एक मासूम सी शकल बना ली। आय ऋषभ अवनी को परेशान होता देख बोला, स्वीट हार्ट इतनी टेंशन मत लो, मुझे बताओ किसका पेपर है, मैं उसके नोट्स कहीं से जुगाड़ देता हूं, तुम पढ़ लेना, पास हो जाओगी। आए ऋषभ उसे चुप करते हुए बोला, ठीक है बाबा, ठीक, मैं जा रहा हूँ, ओके के अब खुश। आए हार मन ऋषभ ने अवनी को अपनी गोद में उठाया और सीधा वॉशरूम में चला गया। वहां जाके उसने उसे सवार के नीचे खड़ा कर दिया और शॉवर ऑन कर दिया। ठंडा पानी पड़ते ही अवनी की सारी नींद गायब। उसे तो ऐसा लग रहा था अगर वो थोड़ी देर और रुकी तो ठंड की वजह से कहीं पागल ना हो जाए। आए अवनी ऋषभ की शायरी सुन बोली, तारीफ भी ऐसे कर रहे हो जैसे मंत्र पढ़ रहे हो। आए ऋषभ अवनी को समझते हुए बोला, स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें ताना नहीं दे रहा, मैं तो बस असलियत बता रहा हूँ कि तुम्हें सच में पढ़ने की जरूरत नहीं। पाई वगैरह उनके लिए होती है जिन्हें जिंदगी में कुछ करना होता है, और तुमने तो पहले ही जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया है, तो तुम्हें पढ़ने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आए अवनी ने हाँ में सिर हिलाया और ऋषभ वॉशरूम से बाहर चला गया। आए ऋषभ अवनी की आवाज सुन होश में आया और बोला, तुम क्या बकवास कर रही हो, मैंने तुम्हारी तारीफ कब की, मैं तो ये बोल रहा था तुम कहीं से भी मासूम नहीं लगती। आए
ऋषभ अवनी की मासूम शकल देख उसे अवनी को किस करने का मन कर रहा था, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और दूसरी तरफ मुंह करते हुए बोला, ये टेढ़े मेरे मुंह बनाने से तुम सच में कोई मासूम नहीं बन जाती, तो ये सब बनना बंद करो। वो तो मैं ही जनता हूँ कितनी मासूम हो तुम। तुम्हारा बस चले तो तुम डेली किसी ना किसी के हाथ पैर तोड़ती फिरो और बात करती हो कि तुम मासूम हो। ऋषभ की बात सुन अवनी खुश हो गई और ऋषभ को गले लगा बोली, थैंक यू सो मच माई लव। फिर उससे अलग हो कुछ सोचने। अब तक अवनी भी ऋषभ की बात सोच बोली, हाँ आप सही बोल रहे हैं, मुझे पढ़ने की अब क्या है जरूरत, मैंने तो पहले ही बहुत कुछ कर लिया है। ऋषभ अवनी की बात सुन उसका सिर पिट बोला, स्वीट हार्ट तुम्हें कॉलेज जाना है और उलझालुल बातें अपनी छोटी सी खोपड़ी में से निकाल दो। आए अवनी ने सावर बंद किया। ऋषभ को देख गुस्से बोली, ये क्या हरकत है आपकी, भला शुभ शुभ अपनी बीवी को कोई ऐसे उठाता है क्या, आपकी दया नहीं आती इस मासूम पे ही। अवनी उसका कॉलर और जोर से पकड़ते हुए बोली, तुम्हें क्या लगती हो जरा बताना। आय ऋषभ उसे सोचता देख बोला, क्या हुआ स्वीट हार्ट, क्या सोच रही हो। आय ऋषभ को अवनी से अब डर लग रहा था कहीं उसने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया तो अवनी कहीं उसे भी ना धो दे, इसलिए वो बात घुमाते हुए बोला, स्वीट हार्ट तुम मासूम नहीं सबसे मासूम हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, चलो छोड़ो ये सब, रेडी हो जाओ तुम्हें कॉलेज भी जाना है, आज से तुम्हारे पेपर भी है। आय 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 अवनी बोली, आप नोट्स तो दिला दोगे पर मुझे तो यही नहीं पता मेरा आज पेपर किसका है। एपिसोड 80 न्यू प्रोफेसर। कहानी। अब तक अवनी ऋषभ की बेशर्मी भरी बातें सुन बोली, बेशरम इंसान जाओ यहां से, और अवनी जिद करने लगी। आय 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 ऋषभ उसे चुप करते हुए बोला, ठीक है बाबा ठीक, मैं जा रहा हूँ, ओके के अब खुश। आय 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 अवनी ने हाँ में सिर हिलाया और ऋषभ वॉशरूम से बाहर चला गया। आय 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 अब आगे ऋषभ जैसे ही वॉशरूम से बाहर की आया, अवनी ने जल्दी से डोर बंद कर दिया। ऋषभ उसकी जल्दी देख मन में बोला, मुझसे बच के कहाँ जाओगी स्वीट हार्ट, आखिर आना तो मेरे पास ही है तुम्हें। फिर वो अपने लैपटॉप लेकर उसमें ऑफिस का काम करने लगा। आय अचानक से काम करते करते ऋषभ की नजर अवनी के लैपटॉप पर गई और उसे उस दिन वाली बात याद गई जिस दिन ऋषभ के अंदर आते ही अवनी ने जल्दी से अपना लैपटॉप बंद कर साइड में रख दिया था। ऋषभ को अवनी का लैपटॉप खोलकर देख लेने का मन कर रहा था कि वो खोल के देख ले कि आखिर अवनी उससे क्या छुपा रही है। आय पर अगर उसने ऐसा किया तो ये होगा कि उसे अवनी पे भरोसा नहीं है, इसलिए ऋषभ ने डिसाइड किया कि वो उसका लैपटॉप नहीं खोलेगा, वेट करेगा कि अवनी सामने से आके उसे सब कुछ बताएगी। ऋषभ ने उसके लैपटॉप से अपना ध्यान हटाया और वापस से अपना काम करने लगा। आय करीब आधे घंटे बाद अवनी बाथरोब पहन बाहर आई तो उसकी नजर ऋषभ पर गई जो बड़े ही फोकस के साथ अपना काम कर रहा था। अवनी को तो बस उसे जी भर के देखने का मन कर रहा था। देखते देखते उसे याद आया कि उसे कॉलेज भी जाना है। आय अवनी अपने सिर पर मारते हुए बोली, अबे पागल अपने पति को देखना बंद कर, तेरा आज पेपर है जल्दी कर। आय अवनी जल्दी से क्लाजेट रूम गई। ऋषभ उसे ऐसा कूदता फादता देख बोला, अरे आराम से कहीं चोट ना लग जाए। फिर ऋषभ भी अपना लैपटॉप बंद कर उठा और फ्रेश होने चला गया। आय थोड़ी देर बंद दोनों रेडी होके नीचे आए तो कोमल हाल में बैठी अवनी का इंतजार कर रही थी। अवनी के आते हैं कोमल बोली, चल अवनी आज हमारा पेपर है, कहीं लेट ना हो जाए। आय अवनी बोली, यार रुक जा थोड़ी देर, विवान से तो मिल ले। आय कोमल बोली, यार अगर उससे मिलने गए तो लेट होगा, हम आके मिल लेंगे। आय इसका जवाब ऋषभ ने दिया। वो बोला, कोमल टेंशन ना लो, तुम एग्जाम के लिए लेट नहीं होगी, तुम दोनों मेरे चॉपर से चले जाना। अवनी ने भी ऋषभ की बात में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ कोमल चॉपर से चल लेंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। कोमल को भी इसमें की प्रॉब्लम नहीं हुई, वो बोली ठीक है चलो फिर विवान से मिल लेते हैं। आय फिर तीनों विवान के कमरे की तरफ बढ़ गए जो कि पैलेस के दूसरे कोने में था, जहां तक तीनों को जाने में 5 मिनट लग गए। तीनों विवान के कमरे के बाहर पहुंचे तो देखा डॉक्टर उसको एक्समिन कर रहे थे। तीनों अंदर चले गए। डॉक्टर ने जैसे ही ऋषभ को देख तो सिर झुका, गुड मॉर्निंग विश किया, गुड मॉर्निंग बॉस एंड लेडी बॉस। आय ऋषभ ने तो कोई जवाब नहीं दिया पर अवनी ने गुड मॉर्निंग विश किया और पूछा अब विवान की हालत कैसी है। डॉक्टर ने एक बार विवान को देखा फिर बोला अब इनकी हालत थोड़ी ठीक है, शायद परसों तक इन्हें होश भी आ जाए, हमने इन्हें इंजेक्शन दे दिए हैं जो इनको जल्दी रिकवर करने में मदद करेगी। आय अवनी ने हाँ में सिर हिलाया और ऋषभ को देखने लगी जिसकी नजर तो बेसुध पड़े अपने दोस्त पर थी और उसकी आंखों में हल्का पानी। आय अवनी ने ऋषभ का हाथ पकड़ा। ऋषभ को जब अपने उंगलियों में कुछ महसूस हुआ तो उसने नीचे की तरफ देखा तो अवनी ऋषभ के हाथों को कसकर पकड़ी ही थी, जैसे बता रही हो कि मैं आपके साथ हूँ। आय
ऋषभ अवनी को देख एक स्माइल कर दिया और बोला चलो अब हमें चलना चाहिए वरना कहीं तुम कॉलेज के लिए लेट ना हो जाओ। फिर तीनों विवान के रूम से निकाल ऋषभ के चौपर में बैठ गए। उनके बैठते ही चौपर कॉलेज की तरफ निकल पड़ा। आय मुंबई यूनिवर्सिटी। सारे टीचर्स एग्जाम की तैयारी में लगे हुए थे। वही स्टूडेंट एक से आज के पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी ऋषभ के चौपर की आवाज आई। सब अपने अपने क्लासरूम से निकल देखने लगे कि आज बिन बताए कौन इतना बादा आदमी आ गया जो सीधा चौपर से आ रहा है। आय ऋषभ का चौपर कॉलेज के ग्राउंड में लैंड हुआ। लैंड होते ही सबको चौपर पर लिखा हुआ आर के दिखा। सब लोग फिर से दंग हो गए कि इतनी बड़ी हस्ती हमारे कॉलेज में कैसे। तभी चौपर से अवनी और कोमल उतरे। उनके उतरते ही ऋषभ का चौपर वापस चला गया। अवनी और कोमल सीधा एग्जाम हॉल में आए और पेपर देने चली गई। आय 4 घंटे बाद सब पेपर दे घर जाने लगे। कोमल भी अवनी के क्लास के बाहर उसका ही वेट कर रही थी। अब तक लगभग सब जा चुके थे पर अभी तक अवनी क्लासरूम से बाहर नहीं आई थी। कोमल ने सोचा क्यों ना अंदर एक बार देख लेना चाहिए कि अवनी कर क्या रही है। पर जैसे ही कोमल गेट को हल्का खोलकर देखने ही वाली थी उसे अवनी की आवाज आई जो किसी से हंस हंस के बात कर रही थी। कोमल को बड़ा अजीब लगा कि एग्जाम हॉल में ये बिंदास किससे हंस हंस के बात कर रही है। उसने हल्का सा गेट खोल देखा तो अवनी किसी यंग लड़के से हंस हंस के बात कर रही थी और पूरी क्लास खाली थी। कोमल ने फट से पूरा गेट खोल दिया और अंदर चली गई और चिल्लाते हुए बोली अबे पागल, मैं तेरा कब से बाहर वेट कर रही हूँ और तू यहाँ की अनजान से हंसी मजाक कर रही है। आए अवनी उसे शांत कराते हुए बोली शांत हो जा मेरी माँ, शांत हो जा। फिर उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए बोली ये कोई अनजान नहीं, ये हमारे न्यू प्रोफेसर हैं जो कि चंद्र सर की जगह आए हैं। आए इसी प्रकार का वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।